नमस्कार, मैं हूं राजेश वर्मा और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। के न्यूज इंडिया में आज बात मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। उनका परिचय कराएंगे आपको। राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज जी, नई जिम्मेवारी मिली है, किस तरीके से देखती हैं? और मैम, सबसे पहली बात, किस तरीके से कैरियर जो है एक तरीके से राजनीतिक तौर में आपका शुरू हुआ है? धन्यवाद। लेकिन एक्चुअली क्या है कि करियर की अगर आप बात कहें तो राजनीति की अगर मैं बात करूं तो राजनीति में कभी ये सोचकर नहीं आए कि यहाँ पर कोई करियर है। मतलब यहाँ तो बस हम आ गए। एक तरीके से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले। जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो एबीवीपी ज्वाइन करी, विद्यार्थी परिषद, वहाँ काम किया। और वो करते करते पता नहीं कब हम मेन स्ट्रीम में आ गए। तो वो तो एक मुझे लगता है निरंतर प्रक्रिया के रूप में ही हम इस तरीके से आए। कैरियर का मतलब ये था कि जो शुरुआती जो राजनीति में एक कदम आपने रखा है और प्रदेश के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी भी मिली है और राष्ट्रीय स्तर पे आप महिलाओं के बारे में सोच रही हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है और जिम्मेवारियां काफी हैं, तो किस तरीके से हुई? जी। मैं जब विद्यार्थी परिषद में मैं पहले फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर मेरे पास जो काम मिला, एक कॉलेज इकाई का काम था। हमारे पास एक छोटा मतलब चुनाव में पर्ची बांटना या कुछ बैठकें करना, जो भी ऐसे करना, वो काम हम परिषद में करते थे अपना जैसा होता है। उसके बाद हमने जो चीजें शुरू करी, मुझे वहाँ छात्रा प्रमुख का दायित्व मिला। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ी और जीती उस चुनाव को। उसके बाद और पहली मैं कहूंगी कि मतलब यहाँ की उत्तराखंड की अगर हम देखें तो मैं ही वहाँ चुनाव लड़ी। तो मैं ही एक छात्रा थी जो आज तक अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़के जीती है। तो वो मैं रही। उसके बाद वहाँ पर मुझे छात्रा प्रमुख का दायित्व रहा। फिर उसके बाद युवा मोर्चा मैंने ज्वाइन किया। उसके बीच में मैंने चैनल ज्वाइन किया क्योंकि परिषद का काम किया। नेशनल एग्जीक्यूटिव में रही मैं, और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद मैंने पत्रकारिता करी और मैंने एक न्यूज़ चैनल, हमारा एक नेशनल न्यूज़ चैनल है TV18, वो ज्वाइन किया और वहाँ काम किया। वहाँ रहते हुए एंकरिंग करी और उसके बाद मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा जैसे ही युवा मोर्चा यहाँ पर ज्वाइन किया। तो क्योंकि पारिवारिक रूप से भी मेरा जो परिवार है वो संघ परिवार से मैं रही हूँ, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड आंदोलन में मेरे जो दादाजी हैं उनका रोल, पिताजी हैं, माताजी हैं, सब लोगों का, मतलब मैं थर्ड जनरेशन हूँ अपने, अगर हम बात करें संघ परिवार की, तो बहुत रहा है। और हमेशा से अपने प्रदेश से जुड़ाव रहा, यहाँ के लिए काम करते रहे। तो कहीं ना कहीं फिर वो बहुत यंग एज में मैंने चुनाव लड़ा यहाँ का, विधानसभा का। और विधानसभा चुनाव के बाद अपना युवा मोर्चा किया। राष्ट्रीय युवा मोर्चा में मेरे पास दायित्व रहा। उसके चलते और बहुत सारे चीज़ें रही। फिर यहाँ मेन स्ट्रीम में मैं यहाँ रही, प्रदेश की प्रवक्ता रही, प्रदेश की मंत्री रही। और उसके रहते हुए जो काम हम पार्टी के लिए कर सकते थे, जो सामाजिक तौर पर कर सकते थे, आम तौर पे भी मेरी एक संस्था भी है जिससे हम लोग बहुत सारे जो ऐसे इश्यूज हैं जो कई बार हम पार्टी के फोरम पे या उस पर नहीं उठा पाते हैं, लेकिन वो एक सामाजिक इशू है। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, आज क्लाइमेट चेंज की दुनिया बात करती है, तो उन विषयों पे महिलाओं की बात करें तो वो हम उसके जरिए भी उठाते हैं। पहाड़ की अगर स्थितियों की बात करें, पहाड़ पे जैसे संगठन को भी मजबूत करना है और महिलाओं को किस स्तर पे आप लोग आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आगामी 2022 के चुनाव भी हैं। इसके अलावा आपको अन्य स्टेट की भी जिम्मेदारी बड़ी मिली है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, महिलाओं की लीडरशिप में मैं कहूंगी कि पहले मैं अपने प्रदेश की बात आपसे कहूंगी कि यहाँ पर जो रोल महिलाओं का है वो हमेशा से बहुत अच्छा, बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। मतलब उनका एक निर्णायक भूमिका में महिलाएं यहाँ रही हैं। चाहे हम देखें कि हमारी गौरा देवी के समय से जो आंदोलन, चिपको आंदोलन चले हों, टिंचरी माई हो, शराब के खिलाफ आंदोलन हो, या फिर हमारा उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन हो, उसमें भी जो महिलाओं की भागीदारी है वो बहुत ज्यादा और एक इम्पॉर्टेंट भागीदारी उनकी रही है उसमें। तो जब हम आंदोलनों में
हमारी भागीदारी रहती है तो हमारी भागीदारी लीडरशिप में भी बढ़नी चाहिए और उस लीडरशिप में हमारी भागीदारी बढ़े उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली ऐसी पार्टी जिसने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए अपनी पार्टी में किया तो वो किया। लेकिन पंचायतों में जो आरक्षण है वो हमने बढ़ाकर और जो 1/3 था उसको हमने उसको 50% किया। तो ये आरक्षण बढ़ने से क्या है, अब जो चुनकर आती हैं अगर आप हाउस में देख लें तो आपको 60% से ज्यादा महिलाएं मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जनरल सीट पे भी महिला चुनकर आई है और जीत कर आई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से शुरू होता है, लेकिन आगे आने वाले समय में हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, हमारी जो विधानसभाएं हैं उनमें और हमारी पार्लियामेंट में उनको जगह मिले और वहां भी ज्यादा महिलाएं उस पर आए। और मुझे लगता है जिस प्रकार से आज हमारा जो केंद्र का नेतृत्व है, मोदी जी का एक विजन है महिलाओं के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। मामला हमने देखा था कि अभी हाल ही में यहीं हरिद्वार जिले का था, रुड़की का, तो उसमें एक सभासद थी जिनका जो है 3 बच्चे होने के बाद, जो तीसरे बच्चे के बाद उनकी सदस्यता को जो है खत्म कर दिया गया। तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जनसंख्या को लेकर के भी यूपी में भी काम हो रहा है, योगी जी भी लगे हुए हैं और उत्तराखंड में भी इस तरीके का अगर मामला आता है तो उनको जो है वो बल्कि माफी भी मांगी है उन्होंने कि जो है उस समय सीमा जो थी उस समय हमने सब जो है क्लियर हमने कर दिया था, बता दिया था कि ऐसी समस्या है। लेकिन उसके बाद भी जो है जब उनका तीसरा बच्चा हुआ तो उनकी जो निरस्त जो है उनकी सभासद से लेकर तो उनकी कर दी गई। तो आप किस तरीके से देखते हैं अगर आप इस तरीके के मामले जो है अगर आते हैं? देखिए, ये तो हर प्रदेश की अलग एक बात है। उत्तराखंड में जब पंचायत के चुनाव हुए, जब कॉरपोरेशंस के चुनाव हुए, तो उसमें एक मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि हम एक 2 बच्चों के रूल को यहाँ फॉलो किया गया और कहा कि जिनके उससे ज्यादा बच्चे होंगे वहां पर वो लोग नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो उस वक्त क्या स्थिति थी, उनका नॉमिनेशन कैसे हुआ, और या तो नॉमिनेशन उसी वक्त उनका नहीं होना चाहिए था, वो गलत था। और क्योंकि लेकिन हम उसको पूर्णतः उसको आप डाउटफुल आप रह सकते हैं अगर वो उस टाइम एक्सपेक्टिंग थी और हो सकता है कि हो सकता था उनका बेबी, लेकिन कुछ भी हो सकता था, हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए उनका नॉमिनेशन उस वक्त कर दिया होगा, लेकिन बाय रूल तो यही था, रूल तो यही था, वो पहले से तय था, ऐसा नहीं है कि बाद में तय हुआ है। तो मुझे लगता है ये तो बाकी देखना चाहिए और ठीक है, जिस हिसाब से जो रूल था वो तो यही था कि 2 बच्चे वाले लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे। महिलाओं को लेकर के खास तौर से बात करें, क्योंकि अपराध की भी बात करते हैं और सामान्य स्थिति में अगर हमने देखा है कि जो है बड़ी समस्या जो है महिलाओं के लिए, एक पहाड़ की खास तौर से जो महिलाएं उनके लिए बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के काफ़ी समस्या है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर जो है हॉस्पिटल है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको वहां तक पहुंचने के लिए भी जो है साधन जो है जुटाने पड़ते हैं। उन परिस्थितियों के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ उपाय? देखिए, महिलाओं के लिए अगर हम सुरक्षा की बात करें, उनकी एक जो हम बात करें कि सोशल स्टेटस की हम बात करें, उनकी मतलब सामाजिक तौर पे जो उनकी एक स्टेटस है, उनका एक इकोनॉमिक स्टेटस जो है, जिस प्रकार से आर्थिक रूप से वो बहुत ज्यादा हमेशा कमजोर होने के कारण उनका जो निर्णय प्रक्रिया होती है, फैमिली में हो चाहे अपने समाज में हो, उसमें उनकी जो भागीदारी है वो कम हो पाती है। तो हम उसको कैसे उन चीजों को हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं। आज अगर मैं योजनाओं की बात आपके सामने करूंगी तो वो अनगिनत योजनाएं हैं, लेकिन 1-2 चीजों के बारे में आपसे जरूर बात करूंगी कि अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो उसमें जो उसकी जो रजिस्ट्री है वो महिला के नाम पर है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक ओनरशिप कि भाई उनके नाम पर कुछ होगा तो एक इम्पोर्टेंस थोड़ी सी होती है उसकी, एक जो मैंने कहा जो डिसीजन मेकिंग है, जो उसका निर्णय करने की जो उसकी ताकत है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो समाज में महिला की जो एक स्थिति है, जो उसका स्टेटस है, वो कैसे बढ़े, मतलब
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहली समस्या तो इस देश में ये आ गई थी कि हम बेटियों को उसके बाद में उसकी सुरक्षा क्या, हम तो पैदा होने ही नहीं दे पा रहे थे उनको, उसी में उनको वो इतनी असुरक्षित थी उस वक्त। तो उस चीज को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। आज बहुत इसमें एक अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे प्रदेश जहां पर जो हमारा जो जेंडर रेशियो था वो बहुत गड़बड़ाया हुआ था, आज वो पहले से काफी बेहतर हुआ है। और क्योंकि ये इस तरह की जो योजनाएं हैं और एक स्वावलंबी लड़कियों को बनाना, महिलाओं को बनाना, उनकी शिक्षा में उनको फंड करना, उसको स्कॉलरशिप देना, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आगे बेटियों को बढ़ने में प्रोत्साहन मिला है और उनका सामाजिक स्तर भी बढ़ा है। उत्तराखंड में महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है। अगर आज की जनसंख्या की बात करें या वोटर की लिस्ट की बात करें, तो आप किस तरीके से देखती हैं कि जो आगामी 2022 के चुनाव हैं उसमें किस तरीके से महिलाओं को पार्टी में शामिल किया जाएगा और बाकायदा जो महिला वोटर्स हैं उनके लिए किस तरीके की प्राथमिकता जो है वो रहेगी प्रदेश में, खासतौर से उत्तराखंड में? देखिए, जिस प्रकार से हम हर बूथ पे काम करते हैं और बूथ पे हम पहले नारा था 1 बूथ 10 यूथ और महिला, अभी हम 1 बूथ 20 यूथ और 20 महिला, इस तरीके की हम बात करते हैं कि हर बूथ पे हमारे पास पूरी एक टीम होनी चाहिए। यूथ और महिलाएं तो होने ही चाहिए, साथ में जो वहाँ के जो अपने जो कार्यकर्ता हैं वो लोग होने चाहिए। तो हर बूथ का हमारे पास एक रोड मैप है कि ऊपर से लेके, प्रदेश से लेके, जिले से लेके, मंडल से लेके और मंडल के बाद बूथ तक, न्याय पंचायत और बूथ तक किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी जो है वो वहाँ बढ़नी चाहिए। और जिस प्रकार से जब हम नाम मोदी जी का लेते हैं, तो मैं आपको सच बताऊं, जब हम जाते हैं और हम गांव में कोई बैठक करते हैं और हम मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम मोदी जी की बात करते हैं तो वो चुपचाप पिन ड्रॉप साइलेंस होके वो महिलाएं जो हैं वो मोदी जी की बात सुनती हैं कि क्या हुआ है। आज वो देख रही हैं कि किस प्रकार से केंद्र में भी जो हमारी मंत्री हैं वो भी 11 मंत्री महिला मंत्रियों को बनाया है, वो भी हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। उसके लिए भी हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। तो इससे उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोई भी, हर किसी को आगे बढ़ाने का काम, और खास तौर पे जो भी योजना हमारी है उसमें एक महिला सेंट्रिक योजना है। अगर हम सैनिटेशन, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपने उनके गर्भवती महिलाओं के बारे में भी बात करी और बाकी भी बात करी, उसमें भी महिला को प्राथमिकता दी जाती है जो होता है। उसके बाद हमने बात अगर आवास की करी तो उसमें भी महिला का नाम है। अगर आप उज्ज्वला योजना की बात करें तो खाना सिलेंडर घर में आएगा तो खाना तो सबके लिए बनेगा, लेकिन उससे सुविधा किसको है? सुविधा महिला को है। अगर हर घर नल की हम बात करते हैं तो उससे पानी तो सबको मिलेगा अगर घर में पानी होगा आपके, लेकिन सुविधा किसको है? 80% महिलाएं हैं जो अपना पहाड़ में, जो महिलाएं 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती हैं, उठाकर अपने सर पर रख के लाती हैं बंठे में। लेकिन आज उससे किसको छुटकारा मिलेगा? उससे महिलाओं का एक स्थिति बेहतर होगी, उनको आराम मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, और हर घर में हमारा एक टॉयलेट होना चाहिए, ये हमारी स्वच्छता अभियान के तहत ये है। अब लाल किले से वो स्वच्छता अभियान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता तो सभी को रखनी है, और वो जो आपका शौचालय है वो तो सभी के लिए, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जो एम्बैरेसमेंट थी वो एक महिला को थी। उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी ये। आज वो उस एम्बैरेसमेंट से, उससे जिसके लिए कभी नहीं सोचा कांग्रेस की सरकारों ने, जो 70 साल यहाँ रही, उन्होंने कभी नहीं सोचा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में सोचा। और आज इसीलिए मुझे लगता है कि गांव की हर महिला उनसे जुड़ी हुई है, उनकी बात सुनती है और उनको समझती है और उनके लिए वोट भी करना चाहती है। आपको जिम्मेवारी मिली है और साथ में नो स्टेट की और बड़ी जिम्मेवारी है। अपने स्टेट यानी कि उत्तराखंड को कितना मजबूत देखती हैं आप आज के समय में, या 2022 के जो चुनाव आएंगे उसको लेकर के? और जो नो स्टेट अगर आपको जिम्मेदारी मिली है उनको आप किस तरीके से, उनमें क्या समस्या आ रही है आपको, क्या किस तरीके से आप देख रही हैं उन चीज़ों को?
देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की जो स्थितियां हैं हमारे लिए, महिलाओं के लिए हो या सभी के लिए हो, तो ये अनुकूल हैं। यहाँ कोई समस्या नहीं है। यहाँ तो हमारी सरकार भी है और यहाँ महिलाओं के लिए बहुत आज़ादी है, बहुत आराम से हम निकल सकते हैं, हम काम करते हैं। लेकिन बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे महिला को घर से निकालना ही मुश्किल है। वहाँ पर महिलाओं को बाहर आने में ही कहीं ना कहीं उनकी सोसाइटी, उनका समाज ऐसा है जो निकलने में ही उनको एक बड़ा एक हेजिटेशन होता है, एक उनको कहीं ना कहीं एक रुकावट होती है कि हम बाहर कैसे आएं। तो इनमें से कई प्रदेश ऐसे हैं जहां हमें ये समस्या का एक सामना करना पड़ता है। दूसरा, जैसे जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश भी मेरे पास है, लेह मेरे पास है। तो जम्मू कश्मीर, अब तो यूटी हो गए हैं, तो जम्मू कश्मीर यूटी में आप देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करें, अगर आप वैली की बात करें, तो वहां पर महिलाओं का निकलना, और महिलाएं हैं, हमारी जिला अध्यक्ष वहां हैं, हमारी मंडल अध्यक्ष, मंडल तक हमारा पूरा वहां पे कार्यकारिणी है, बहनें हमारा काम करती हैं। लेकिन उनके लिए काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब मैं कहूंगी कि हम अगर अपने प्रदेश से मैं उनको कंपेयर करूं तो हमारे लिए तो बहुत आसान चीजें हैं कि हमको निकलना है अपनी इच्छा से और काम करना है। लेकिन वो निकलना चाहती हैं और निकलती भी हैं, लेकिन उनके जान के खतरे पे वो निकलकर भारतीय जनता पार्टी का काम करती हैं। आज हमारी ऐसी कई वहां पर नेता हैं जिनके ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी का काम कभी करना नहीं छोड़ा है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रमुख स्तर पे काम करती हैं, उनको सिक्योरिटी में रहना पड़ता है, उनको एक ऐसे मिलिट्री एरिया में रहना पड़ता है, वो खुले में नहीं रह पाती हैं। तो ये बड़ी एक बहुत बड़ी। जम्मू के अलावा और भी कोई स्टेट अगर आपको लगता हो कि ऐसी दिक्कतें आ रही हो? देखिए, और दिक्कतें ऐसी इस तरीके की जो एक वाली दिक्कत है, वो तो और सिर्फ मैं कह सकती हूँ, बंगाल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी खुद एक महिला होने के बावजूद टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं के साथ दुराचार करवा रही है। तो ऐसी महिला को तो मैं बहुत बेहद भत्सना उनकी करती हूँ। निंदनीय काम वो खुद बैठ के वहां कर रही हैं, एक महिला होने के कारण, महिला होते हुए। और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने उसके लिए बहुत सारी चीजें की भी हैं, कई मेमोरेंडम दिए हैं, आंदोलन भी किए हैं, वहां गई भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको अरेस्ट भी किया गया। तो जो कर सकते हैं, और वहां का महिला मोर्चा भी उस पर बिल्कुल मोर्चे पे वो खड़ा है और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन हम भी ममता बनर्जी के सामने पूरा लड़ने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां पे जो व्यवहार हो रहा है वो भी एक बड़ी समस्या है। आप केरल देख लीजिए कि किस तरीके से आपका सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये भाजपा का कार्यकर्ता है या ये एक संघ का कार्यकर्ता है, उसका कहीं ना कहीं वहां हत्या कर दी जाती है और कम्युनिस्टों द्वारा वहां पे आपके ऊपर अत्याचार होता है। तो ये कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे हमें बहुत ज्यादा एक चुनौती का सामना करते हुए हमें काम करना पड़ता है। 5 साल होने जा रहे हैं उत्तराखंड में सरकार भाजपा की है। 3 मुख्यमंत्री जो है, तीसरे मुख्यमंत्री आए युवा है पुष्पा सिंह धामी जी। किस तरीके से देखती हैं और क्या आगे की रणनीति जो है उत्तराखंड के चुनाव को लेकर के खास तौर से होगी? क्योंकि जो पहले टीएसआर थे उनके कामों को लेकर के अभी तक सरकार कोई प्रेजेंटेशन जनता के बीच में नहीं रख रही है। उस चीजों को कैसे देख रही है? देखिए, ये तो आपकी मुझे लग रहा है गलतफहमी है। ऐसा तो कुछ नहीं है। पिछले जो मैं कल ही कार्यकारिणी की मीटिंग से आई पौड़ी से, और हमारे यहाँ जितनी बैठकें हो रही हैं, हर बैठक में एक सत्र इस बात का है, एक मंत्री या एक व्यक्ति इस बात पे बोलेगा कि हमने 4.5 साल में क्या काम किया। तो अगर हम उनके काम तो गिनाए ही नहीं जा रहे मैडम। अभी तो जैसे सीएम साहब आए हैं नए धामी जी, तो उन्हीं को लगता है कि मतलब उन्हीं को सब कुछ 4-6 महीने में काम करना है। लेकिन आई थिंक जो पहले वाले टीएसआर फर्स्ट रहे या सेकंड में जो रहे, उनके कार्यकाल को तो ऐसा जो है प्रेजेंटेशन जो है जनता के बीच में लाया नहीं जा रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। मैं वही तो आपसे बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। हर मीटिंग में जहां पर बात हो रही है वहां पर एक ऐसा सत्र रखा है, एक ऐसे जो भी अपना वक्तव्य रखेंगे वो इस पर रखेंगे कि हमने 4.5 साल में क्या किया, हमारी 4.5 साल की उपलब्धियां। तो आप बताइए, 4.5 साल की उपलब्धियों में तो उनके काम भी आएंगे।
TSR 1 के भी आएंगे, TSR 2 के भी आएंगे, और धामी जी ने भी अभी जो हमारे नए माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके भी काम जो उन्होंने शुरुआत की है, बहुत अच्छी उन्होंने निर्णय लिए हैं, वो भी उसमें आएंगे। तो ऐसा नहीं है, जो काम, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको आप अलग अलग मुख्यमंत्रियों की सरकार ना बनाइए। ये एक ही सरकार है जो चल रही है, और इसके जो पूरे काम है 4.5 साल, वो पूरे काम जनता के सामने आएंगे, और हम कह रहे हैं, हम बता रहे हैं उनको। कांग्रेस को किस तरीके से देखती है उत्तराखंड में? बड़ा फेरबदल हो चुका है, नेता प्रतिपक्ष भी आ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी नए हो चुके हैं, पूरी बैठक जो है कार्यकारिणी की वो बदल चुकी है, तो उसको इस समय किस तरीके से? देखिए, अब कांग्रेस के पास अपना तो मुझे लगता नहीं ऐसे कुछ रहा है। उनके खुद के काफी लोगों के बारे में मैं देख रही थी जो कि मन बनाए बैठे हैं कि शायद पार्टी ही छोड़ दें, जिनकी खुद ही इच्छा है कि वो नहीं रहेंगे, कि जिस प्रकार से निर्णय वहां हुए हैं। लेकिन खैर, उनके बारे में हम ज्यादा क्या कमेंट करेंगे। लेकिन बात यह है कि देखिए, कांग्रेस का जो आधार है, आज पूरे देश भर से कांग्रेस को नकार दिया गया है, उनके लीडर को नकार दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज राहुल गांधी का नाम आप लेते हैं, आप अगर आप बंगाल में हारते हैं, लेकिन आप खुशी मनाते हैं क्योंकि बीजेपी की पूर्ण बहुमत नहीं आया, लेकिन बीजेपी की जितनी सीटें थी उससे तो हम कई गुना ज्यादा सीटों पर चुनकर आए हैं। एक फाइट जो है उन्होंने दे दी है कि बिजली जो है वो फ्री देंगे, यूनिट 300 यूनिट लगभग, और आपकी सरकार में भी कहा गया है कि 100 यूनिट जो है बिजली फ्री की जाएगी। वहीं कांग्रेस भी इस बारे क्या लगता है कि जो 2022 के जो चुनाव होंगे वो बिजली और पानी इसी व्यवस्थाओं को लेकर के होंगे क्या? देखिए, एक बात ये कि पहली बात तो कांग्रेस की हमेशा जब से राज रहा यहाँ पर, तो कम्युनिस्ट जो थे, जो हमारे लेफ्टिस्ट लोग हैं, ये इनके एक बी पार्टी रही है कांग्रेस की, क्योंकि इनको ये फंड करते रहे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से, और ये कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ माहौल बनाते रहे, लेफ्टिस्ट पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टीज। तो ये भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी वहीं से निकली हुई पार्टी है। मैं तो कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल अर्बन नक्सलाइट से ज्यादा और कुछ नहीं है। तो देखिए, क्योंकि वो बात ही ऐसी करते हैं, तो जब इनकी बात होती है तो ये कांग्रेस को लगता है कि दिल्ली में भी जब आम आदमी पार्टी आई तो इनको लगा कि ये हमारा समर्थन होगा, भाई हमारी भी पार्टी है, ये तो हमारा हेल्प करेगी। लेकिन इनके साथ उल्टा हुआ कि कांग्रेस वहां जीरो आ गई, 70 की 70 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई दिल्ली में, और उसके कारण से आम आदमी पार्टी जीती, भाजपा के कारण से नहीं जीती है। भाजपा को जो पहले वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट मिले, लेकिन कांग्रेस वहां किसी सीट पे खड़ी नहीं हो पाई, इसके कारण से आम आदमी पार्टी जीती है। तो यही हाल मुझे लगता है यहाँ पे भी ए बी का काम करेंगे तो यहाँ पे भी यही होगा। लेकिन जहां तक आप यहाँ आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर ना उनका कोई संगठन है, ना कोई व्यक्ति है, न कार्यकर्ता है। यहाँ पर केवल उनकी जो बात है, और ये फ्री की जो बात वो कर रहे हैं, पहली बात तो वो आने ही नहीं वाले, तो वो किसी भी तरीके के वादे कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम पहाड़ में देखें, जब मैंने वहां पता किया कि बिल कितना आता है, एक आम आदमी का बिल मैं आपको बताऊं महीने का 100 रुपए भी नहीं आता है पहाड़ में, तो ये किसको फ्री देना चाहते हैं? किस तरीके से देखते हैं कि जो इस बार टिकट का बंटवारा होगा आगामी चुनाव को लेकर के, महिला को किस तरीके की प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार से केंद्र में महिलाओं की जो भागीदारी है वो मोदी जी ने बढ़ाई है, और उसमें भी बढ़ाई है। जिस प्रकार से हमारी योजनाएं हैं उसमें भी महिला को एक महिला सेंट्रिक, विमेन सेंट्रिक हमारी योजनाएं बनती हैं जो केंद्र से बनी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में भी जहां जहां चुनाव है, हमारे प्रदेश में भी चुनाव है, तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी यहाँ भी चुनाव में दी जाएगी। अब ये नेतृत्व तय करेगा कि कितनी और किस तरीके से भागीदारी होगी महिलाओं की, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट भी दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीप्ति रावत जी। तो ये हमारे साथ ही मैडम दीप्ति रावत जी, जिन्होंने बताया कि जो महिलाओं को लेकर के खास तौर से जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं या तमाम जो ऐसे काम है जिनको लेकर के महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम जो है वो आगामी 2022 से तक जो है पूरा कर लिया जाएगा, और आगे की रणनीति भी जो है चुनाव को लेकर के तैयार कर ली जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ में राजेश वर्मा की न्यूज इंडिया, देहरादून।